हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने मस्ती भरी क्लास फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग तरंग प्रकाशिकी और हाइगेंस का सिद्धांत एक टॉपिक है, उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और ये टॉपिक भाई बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लाजवाब है और एग्जाम में तो इससे क्वेश्चंस भर भर के आता है, ठीक ना। इससे आप लोग देखेंगे कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ये तो लगभग एक साल गैप करके हर साल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक ना। तो ये सब टॉपिक हम लोग इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो अब इस चैप्टर में थ्योरी हमको ज़्यादा थोड़ा मिलने वाली है और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, डेरिवेशन थोड़ा कम मिलेगा। तो चीज़ों को समझना ज़्यादा है और यहाँ पे रटना बहुत कम है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया हमको रट लेंगे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं भैया, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो आज की ये इस टॉपिक की ये पहली क्लास हाइगेंस का सिद्धांत जो टॉपिक है हमारा, उसका ये पहला आपका वीडियो है। और आज की क्लास में हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत होता क्या है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है, इसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो अभी तक जितना हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है प्रकाशिकी में, उसमें हमने देखा कि जो प्रकाश होता है वह जो है तरंगों के रूप में नहीं चल रहा था, ठीक ना। लेकिन अब जो है प्रकाश हमारा तरंगों के रूप में चलेगा, ठीक है। प्रकाश किसके रूप में चलेगा? तरंगों के रूप में चलेगा। तो ये तरंग प्रकाशिकी के विषय में एक वैज्ञानिक थे हमारे, जो हमारे हर जगह छाए हुए हैं, न्यूटन। आप देखोगे क्लासिकल फिजिक्स हो उसमें भी, आप क्लास 11th में जितना भी टॉपिक पढ़े होंगे न्यूटन की गति विषयक नियम में, प्रकाशिकी में भी इनका न्यूटन का एक आज हमने उसको पढ़ाया नहीं है, न्यूटन का विस्थापन का नियम, तो वहाँ भी न्यूटन का है। तो मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें न्यूटन ने अपना नियम ना दिया हो। तो यहाँ भी अपना नियम दिए, लेकिन यहाँ पे इनका नियम गलत साबित हुआ। तो गलत साबित हुआ तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने नियम क्या दिया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा बहुत सीख लेते हैं कि न्यूटन ने क्या दिया था। तो न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश होता है वह अति सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन का जो ये नियम था उसको बोलते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। और न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में बताया कि जो प्रकाश होता है वह अति सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है। क्या चलता है? अति सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। और उन कणों को हम लोग क्या कहते हैं? कणिकाएं कहते हैं। मतलब जो छोटा छोटा कणों से भी छोटा हो वह क्या बन जाता है? कणिकाएं बन जाता है। तो न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश होता है वह अति सूक्ष्म कणों, जिससे हम लोग बोलते हैं कणिकाओं के रूप में चलता है। और इस चीज़ के बताने से प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या हो पाई। कुछ गुणों में अगर देखें, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इन सभी की तो व्याख्या अच्छे से हो गई न्यूटन के नियम से। लेकिन जैसे ही शुरू हुआ व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, ये सब भाई आगे हम लोग चैप्टर है ये हमारा। व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इन सभी की व्याख्या न्यूटन का कणिका सिद्धांत नहीं कर पाया। इन सभी चीज़ों की व्याख्या, प्रकाश के सभी गुण कहलाते हैं, इन सभी गुणों की व्याख्या न्यूटन साहब का जो कणिका सिद्धांत था वह नहीं कर पाया। अब जब ये नहीं कर पाया तब इन्होंने जब न्यूटन ने अपना ये कणिका का सिद्धांत जब दिया था वह 1676 ईस्वी में, ठीक है, 1676 ईस्वी में अपना न्यूटन का ये सिद्धांत अपना दिया कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत। और उनके सिद्धांत में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण की व्याख्या तो हो पाई, लेकिन जो व्यतिकरण था, विवर्तन था, ध्रुवण था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव था, उनकी व्याख्या नहीं हो पाई। तो एक वैज्ञानिक आते हैं, हाईलैंड के वैज्ञानिक, उनका नाम था हाइगेंस। और उन्होंने 2 साल बाद 1678 ईस्वी में तब जाकर के एक अपना सिद्धांत दिया और उनके सिद्धांत को उनके नाम पे रख दिया गया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। उन्होंने बताया प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत।
हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस उनका नाम था, उनके नाम पे जोड़ दिया गया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये न्यूटन के कणिका सिद्धांत के 2 साल बाद यानी 1678 ईस्वी में इन्होंने अपना नियम दिया। अब इनके नियम से यानी प्रकाश, अब इनके नियम में क्या हो गया, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अब तरंगों के रूप में चलने से प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण की व्याख्या तो हुई जो न्यूटन ने किया था, साथ ही साथ व्यतिकरण विवर्तन की भी व्याख्या हो गई। व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या हो गई, लेकिन ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई। अब ये ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, इसको हम लोग अभी आगे बाद में सीखने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, इन सभी की व्याख्या हो गई है और हम लोग इसमें कैसे व्याख्या हुई उसका हम लोग परावर्तन और अपवर्तन को तो देखेंगे, परावर्तन अपवर्तन को देखेंगे कैसे कैसे हुआ, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ये हमारे सिलेबस में है, बाकी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ध्रुवण की घटना को इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे हाइगेंस ने प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना, अनुदैर्ध्य मारने से ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई, लेकिन व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या हो गई। ठीक है, तो अब यही हमको सीखना है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। इतनी बातें जो मोटी मोटी हमने बताया वो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको केवल सुन लेना है, सुन के थोड़ा सा दिमाग में रखना कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत कुछ था, उसमें प्रकाश न्यूटन ने बताया कि कणों के रूप में यानी अति सूक्ष्म कणों जिसे कणिकाएं बोलते हैं, कणिकाओं के रूप में चलता है, उससे प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या हो पाई, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण की, लेकिन व्यतिकरण और ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई। उसके जस्ट 2 साल बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, जबरदस्त वैज्ञानिक, और उनका नाम था हाइगेंस, और उन्होंने तरंग के विषय में जो कुछ बताया तो उनका एक नियम बन गया और उस नियम को उन्होंने कहा कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हमको पढ़ना है, वो चीज़ हमने कुछ यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है ताकि आपको डिफिनीशन लिखने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये सब भाई कुछ आपको लिखना नहीं है ना, न्यूटन का कणिका सिद्धांत वगैरह, बस ये जानना था आपको। उम्मीद है कि आप सभी लोग हल्का फुल्का जाने होंगे, मजा आया होगा। न्यूटन का कणिका सिद्धांत और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत में जो जबरदस्त कंपटीशन चल रहा था वो कंपटीशन के बारे में आपने सीखा। अब हाइगेंस ने जो बताया, जो हाइगेंस कहाँ के थे, हालैंड के थे। इन्होंने अपना नियम कब खोजा था, 1678 ईस्वी में खोजा था। अब इन्होंने क्या बताया था कि जो कोई भी प्रकाश स्रोत हो, जैसे ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है, अब ये प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्पन्न होगा, वह प्रकाश जो उत्पन्न होगा वह तरंगों के रूप में आगे बढ़ेगा। किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ेगा और इसकी चाल क्या होगी, जो तरंग होगा, जो तरंग आगे बढ़ेगी उस तरंग की चाल क्या होगी, उस तरंग की चाल प्रकाश की चाल के बराबर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, तो उसके बराबर होती है। किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ता है और वह जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ता है। वही चीज हमने पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ता है। अब दोस्तों, जो प्रकाश होता है ना, जो यानी जो तरंग होता है, वह तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने क्या किया, हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम कल्पना कर लिया, एक काल्पनिक माध्यम मान लिया और उस काल्पनिक माध्यम का नाम दिया उन्होंने ईथर। हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना कर ली। हाइगेंस ने क्या किया, एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना कर ली। अब ईथर जो होता है, वह ईथर क्या होता है, जो ईथर होता है वह भारहीन होता है और सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। साथ ही साथ इसमें तरंग संचरण के जितने भी गुण होने चाहिए वह सभी गुण इसमें पाए गए। तरंग संचरण के जितने भी गुण होते हैं, तरंगों को आगे बढ़ने के लिए जितने भी गुण होने चाहिए वह सभी गुण उस ईथर में पाए गए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हाइगेंस ने क्या बताया। हाइगेंस ने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जित प्रकाश है वह तरंगों के रूप में क्या होता है, आगे बढ़ता है। तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना कर ली। ईथर जो होता है भारहीन होता है और सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। साथ ही साथ इसमें तरंग संचरण के जितने भी गुण होते हैं वह सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। अगर 1 नंबर में पूछा तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत इतना भाई छाप के आना है। ठीक है, 1 नंबर के लिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत सीखने से पहले
तरंगाग्र क्या होता है एक नंबर के लिए बहुत बार आता है, ठीक है। उसको पहले हम लोग सीख लेते हैं, तब जाके हम लोग आगे बढ़ते भाई, ठीक है। इतना मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है कि आपको सुनते सुनते तो काफ़ी चीज़ तो ऐसे ही याद हो गया होगा, ठीक ना। काफ़ी चीज़ तो ऐसे आपको याद हो गया भाई। बस मैं यही चाहता हूँ कि आपको सुनते समय नोट बनाते समय काफ़ी हद तक चीज़ें याद हो जाए, ताकि आपको कम समय देना पड़े ना। कम समय दोगे तब मज़ा रहेगा। धीरे धीरे सब कुछ एकदम रट्टा मरवा दूंगा, ठीक है। बस केवल बने रहो, लगे रहो। अब हम लोग देखते हैं भाई तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र पढ़ोगे ना, ये तरंगाग्र, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, तो भाई तरंगाग्र क्या होता है। अभी आपने देखा कि किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश क्या होता है, तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। तरंगों के रूप में क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और माध्यम के कणों से टकराकर उसमें कंपन उत्पन्न करता है, ठीक है ना। जैसे भाई ये है प्रकाश स्रोत है, ये हमने बना दिया छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा, ये हमने प्रकाश स्रोत बना दिया। इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आगे बढ़ेगा वह किसके रूप में आगे बढ़ेगा, तरंगों के रूप में आगे बढ़ेगा। किसके रूप में आगे बढ़ेगा, तरंगों के रूप में आगे बढ़ेगा। तो तरंगों के रूप में जब आगे बढ़ेगा तो ये माध्यम भाई आगे माध्यम है, आगे क्या है, माध्यम है। तो माध्यम के कणों से टकराएगा। मान चलो ये माध्यम का कोई कण है, ये तरंग गई उससे टकरा गई, ये कण है, ये तरंग गई उससे टकरा गई। जब तरंग जो है माध्यम के कण से टकराती है, टकराने के बाद उस कण में कंपन उत्पन्न करती है। कंपन उत्पन्न करने का मतलब है ये कण जो है अपने स्थिति के इधर उधर जो है ऐसे ऐसे क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। जब प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश जो तरंग के रूप में आगे जा रहा है वह माध्यम के कण से टकराता है और कणों में कंपन उत्पन्न कर देता है। जब कंपन उत्पन्न कर देता है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे ये माध्यम हो गया, इस माध्यम में बहुत सारे कण होंगे और बहुत सारे कणों से ये तरंग टकराएगी। टकराने के बाद उसमें कंपन उत्पन्न करेगी। अगर उस कंपन, जितने सारे कण में कंपन उत्पन्न की है, अगर उसमें मैं कोई ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया जाए, सोच लिया जाए, मान लिया जाए, कोई ऐसा काल्पनिक पृष्ठ हो जिसमें जितने सारे कण हों, उस काल्पनिक पृष्ठ में जितने सारे कण हों वह सभी कण एक समान कला में हो, सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो वह जो हमने पृष्ठ खींचा हुआ है, जो माना हुआ है, जो कल्पना किया हुआ है, वही पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो इसकी छोटी सी प्यारी सी परिभाषा लिखना है। यदि माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, जिस पर जितने भी कण होंगे वह कण क्या हो, कंपन की समान कला में हो, तो वही क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो एक छोटी सी लाइन में परिभाषा इसको हम लिखते हैं भाई तरंगाग्र की, ठीक है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। क्या, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, साथ में लिख लो भाई, किसी माध्यम में खींचा गया, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ। भाई ये काल्पनिक पृष्ठ कल्पना कर लिया गया है। काल्पनिक पृष्ठ, ये देखो भाई पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, जिस पर स्थित सभी कण, जितने भी कण हों, जिस पर स्थित सभी कण क्या हों, कंपन की समान कला में हो, कंपन की समान कला में हो, समान कला में हो, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है। ये मुश्किल से 2 लाइन की परिभाषा है, 1.5 लाइन की परिभाषा है। ये तो तुरंत याद हो गया होगा कि माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें जितने भी कण हो, सभी कण कंपन की समान कला में हो, वही क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। अब दोस्तों ये जो तरंगाग्र होता है ना, ये तरंगाग्र डिपेंड करता है कि स्रोत कैसा है, या स्रोत से तरंगे जो आ रही हैं वह तरंगे कैसे आ रही हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है ये क्या, तरंगाग्र, कि तरंगाग्र कितने प्रकार का हो जाएगा। तो ओवरऑल तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। अब ये डिपेंड करता है स्रोत के ऊपर। तो अब हम लोग उसको देख लेते हैं कि हमारे तरंगाग्र कितने प्रकार के हो जाते हैं, ठीक ना भाई, हमारे तरंगाग्र कितने प्रकार के हो जाते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं जो तरंगाग्र होता है। जैसे मान चलो कि भाई ये हमारा क्या है, कोई स्रोत है, ये हमारा क्या है, कोई बिंदु स्रोत है। अगर ये बिंदु स्रोत है तो इससे प्रकाश की तरंगे जो है क्या होंगी, चारों तरफ निकलेंगी। ये देखो मान चलो कि कोई तरंगे, थोड़ा अच्छे से बनाए, थोड़ा लगे भाई तुम लोग को, हाँ कि भाई कोई चित्र बना हुआ है ना। देखो ये हमारा कोई स्रोत हो गया,
और इस ऐसा स्रोत है, बिंदुवत स्रोत है कि इससे प्रकाश की किरण चारों तरफ फैल रही है। क्या हो रही है? चारों तरफ फैल रही है। ये देखो प्रकाश की किरण चारों तरफ फैल रही है, फैल जा रे फैल जा, एक प्रकाश की चारों तरफ फैल रही है। अब इसके द्वारा जो हम लोग क्या करें, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचें जिस पर जितने भी कण हों वह कण क्या हो, कंपन की समान कला में हो। तो वह जो आपका तरंगाग्र बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा देखो, ये हमने पृष्ठ खींच दिया। तो अब इस पृष्ठ को, ऐसे पृष्ठ को जो काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है, ये तरंगाग्र बन गया है। और ये तरंगाग्र कौन सा तरंगाग्र कहलाएगा? ये तरंगाग्र कहलाएगा गोलीय तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र? गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक। अगर दोस्तों, अगर हमारी प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हो, देखो ये प्रकाश की किरणें दूर स्थित कोई प्रकाश स्रोत है और उससे ये प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं, आपस में समांतर हैं। तो अब ये समांतर प्रकाश किरणें हैं। अब इनके द्वारा जो तरंगाग्र बनेगा वह कुछ समतल बन जाएगा। ऐसा समतल तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र? ये देखो भाई, समतल तरंगाग्र हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतल तरंगाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समतल तरंगाग्र। ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा? समतल तरंगाग्र हो गया। समतल तरंगाग्र हो गया। ठीक। अच्छा, अगर कोई प्रकाश स्रोत ऐसा हो जो अपने केवल वक्र पृष्ठ से प्रकाश उत्सर्जित कर रहा हो, देखो ये कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, बेलनाकार, ऐसे देखो, ऐसे है ये प्रकाश स्रोत। यहाँ से ये प्रकाश किरण यहाँ से प्रकाश किरणें उत्सर्जित नहीं हो रही हैं, केवल इसके वक्रपृष्ठ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? उत्सर्जित हो रही हैं। केवल इसके वक्रपृष्ठ से प्रकाश की किरणें उत्सर्जित हो रही हैं। तब 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 इसके द्वारा जो तरंगाग्र बन जाएगा ना, वह तरंगाग्र कुछ इस तरीके से। अब इस फिगरवा को देख करके, किसकी फिगर यहाँ क्या भाई? बेलनाकार, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेलनाकार तरंगाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेलनाकार तरंगाग्र बोलेंगे। तो तरंगाग्र कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? गोली तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा जब इसे, ये कोई हमारा स्रोत है, इसके इस वाले पोर्शन से नो बाबा प्रकाश नहीं निकल रहा है, प्रकाश इसके बाहर से चारों तरफ से फैल रहा है, तो ये जो बन जाएगा बेलनाकार तरंगाग्र। प्रकाश किरणें ऐसे दूर से आ रही हैं, समांतर प्रकाश किरणों के द्वारा जो तरंगाग्र बनता है उसको बोलते हैं समतल तरंगाग्र। कोई बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत से जो तरंगाग्र बनेगा उसको क्या बोलेंगे? गोली तरंगाग्र बोलेंगे। तरंगाग्र क्या होता है? माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर जितने भी कण हो, सभी कण कंपन की समान कला में तरंगाग्र होता है। ठीक है। इससे पहले हमने क्या बता दिया आपको? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वह तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम, एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। जो ईथर होता है भारहीन होता है और सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है और इसके अंदर प्रकाश संचरण के जितने गुण होते हैं वह सभी गुण पाए जाते हैं। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा। ठीक ना। अब यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट मैं लिखवा देना चाहता हूँ। ठीक ना। अब एक नोट पॉइंट आपको मैं यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ भाई, फिगर के नीचे आप लोग लिखना एक नोट पॉइंट। अब देखो नोट पॉइंट क्या है भाई? वो चीज़ ना आगे हम लोग जब प्रकाश हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत सीखेंगे, उस द्वितीयक तरंग का सिद्धांत से हम लोग परावर्तन और अपवर्तन की जो व्याख्या करेंगे वहाँ पे वो पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आएगा। भाई नोट पॉइंट देखो क्या है कि कोई भी जैसे तरंगाग्र है, ये जो तरंगाग्र होता है वह तरंग संचरण के लंबवत होता है। तरंगाग्र जो होता है समांग माध्यम में, भाई जैसे ये माध्यम क्या होगा? समांग माध्यम होगा। इस समांग माध्यम में जो तरंगाग्र बना है, ये तरंगाग्र क्या होता है? तरंग संचरण के लंबवत होता है। समांग माध्यम में जो तरंग का तरंगाग्र होता है, भाई तरंग का तो तरंगाग्र बना है, ये प्रकाश तरंगे हैं, तरंग का जो तरंगाग्र बना है वह क्या होता है? तरंग संचरण के लंबवत होता है। इसको बात को लिखना भाई नोट पॉइंट में, क्या कि समांग माध्यम में तरंग का जो तरंगाग्र होता है वह क्या होता है? तरंग संचरण के लंबवत होता है। तरंग संचरण के क्या होता है? लंबवत होता है।
ठीक है, तरंग संचरण के क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं ना। अब इसके जस्ट अगली वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज की छोटी सी क्लास में जितनी भी चीज़ें बताई गई आप सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी, भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।